आज के लेक्चर का टॉपिक है मिसकंडक्ट, इट्स कॉन्सिक्वेंसेस एंड रेमेडीज़। प्रैक्टिकली हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स के मामलात के बारे में लेक्चर अरेंज कर रहे हैं और आज के लेक्चर को दो हिस्सों पे तकसीम करेंगे। पहले हिस्से में ये बताएंगे कि मिसकंडक्ट से क्या मुराद है और अगर कोई गवर्नमेंट मुलाजम मिसकंडक्ट का मुर्तकिब होता है तो उसको कौन से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि अगर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हों तो उसके लिए रेमेडी क्या है और वो किस तरह अपने उस कॉन्सिक्वेंसेस को मीट विद कर सकता है। जहाँ तक मिसकंडक्ट का ताल्लुक़ है, आम फहम अंदाज में इसको डिफ़ाइन इस तरह किया जा सकता है कि हर वो एक्शन जो कि गुड कंडक्ट के ख़िलाफ़ हो वो मिसकंडक्ट की डेफिनेशन में फॉल करता है। मिसाल के तौर पे मिसकंडक्ट ये भी हो सकता है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई के पास कुछ गवर्नमेंट के पैसे मौजूद हैं और वो उसमें एम्बेज़लमेंट करता है या उस पर इल्ज़ाम है कि उसने मिस एप्रोप्रिएशन की है, तो ये भी मिसकंडक्ट है। लेकिन अगर एक मुलाजिम पे ये इल्ज़ाम है कि उसने बग़ैर सैंक्शन लीव के एब्सेंस की है, अपनी ड्यूटी पे हाज़िर नहीं हुआ, तो ये भी मिसकंडक्ट है। अब मिसकंडक्ट की डेफिनेशन जो है बड़ी वास्ट है। अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि फ़र्ज़ कर लें कि एक साहब हैं, उन पे ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने मीन्स के बियॉन्ड तमाम अपने सोर्सेज़ को रखा हुआ है और ये पता चल जाए कि ये बंदा या ये मुलाजिम ये अपने सोर्स जितने उसके कानून के मुताबिक सोर्सेज थे उससे बियॉन्ड रह रहा है, तो ये भी मिसकंडक्ट है। अब देखना ये है कि अगर किसी भी मुलाजिम पे कोई ऐसा इल्ज़ाम लगता है कि वो मिसकंडक्ट का मुर्तकिब है, तो उसको किस तरह प्रोसीड किया जाएगा। इसके लिए अगर तो कोई मुलाजिम फेडरल गवर्नमेंट से मुंसलिक है तो उसके लिए गवर्नमेंट सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1973 के तहत उसको प्रोसीड किया जाएगा। अगर कोई मुलाजिम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मुलाजिम है तो आज के दौर में उसको पीडा 2006 के तहत प्रोसीड किया जाएगा। पीडा एक्ट 2006 के तहत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में फिर कुछ ऐसे मुलाजिम हैं जिनको पीडा में एग्जेम्पशन है, पीडा में वो प्रोसीड नहीं हो सकते। जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं, वो पीडा के तहत प्रोसीड नहीं होंगे, बल्कि उनके लिए पंजाब पुलिस एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स के तहत उसे प्रोसीड किया जाएगा। इसी तरह पंजाब में अगर जुडिशरी सर्विस के लोग हैं या वहाँ के मुलाजमीन हैं जो कि हाई कोर्ट के मातहत अदालतों के मुलाजिम हैं, तो उनको भी पीडा के तहत प्रोसीड नहीं किया जाएगा, बल्कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1999 के तहत प्रोसीड किया जाएगा। इसी तरह अगर कोई मुलाजिम KPK से ताल्लुक़ है उसका, तो KPK के लिए KPK गवर्नमेंट सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2011 के तहत उसे प्रोसीड किया जाएगा। अगर कोई मुलाजिम सिंध गवर्नमेंट का है तो उसके लिए सिंध गवर्नमेंट सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1973। अगर कोई बलूचिस्तान का है तो बलूचिस्तान एम्प्लॉइज़ एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन एक्ट 2011 को इन्वोक किया जाएगा। इसी तरह अगर कोई AJK का है तो AJK सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1977 के तहत वो प्रोसीड होगा। अगर गिलगित बिल्तिस्तान का है तो द गिलगित बिल्तिस्तान सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स
2011 के तहत उसे प्रोसीड किया जाएगा। अब ये तो वो रूल्स हैं जिससे वो गवर्न होता है या जिनके तहत मिसकंडक्ट के इल्ज़ाम में वो प्रोसीड हो सकता है। अब देखना ये है कि इन रूल्स के तहत प्रोसीडिंग कैसे होगी। अगर हम इन तमाम रूल्स को सामने रखें तो तमाम रूल्स में दो तरीक़ेकार एडॉप्ट किए गए हैं, या गवर्नमेंट की इजाज़त है, कानून की इजाज़त है कि इन मुलाजमीन को दो तरीक़ों से आप प्रोसीड कर सकते हैं। इसका पहला तरीका तो ये है जिसे कहते हैं शॉर्टर प्रोसीजर। शॉर्टर प्रोसीजर का मतलब ये है कि अगर किसी मुलाजम के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको शो काज नोटिस इशू करेगी। शो काज में उसके इल्ज़ामात की डिटेल होगी और उसको ये कहा जाएगा कि आप 7 दिन के अंदर इन इल्ज़ामात का जवाब दें, और साथ ये बताइए कि अगर आप चाहते हैं कि आपको पर्सनल हेयरिंग का मौका दिया जाए तो आप पर्सनल हेयरिंग भी डिमांड कर सकते हैं। और जिस वक्त ये एम्प्लाई शो काज नोटिस का जवाब देगा तो शो काज नोटिस के जवाब में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको पर्सनल हेयरिंग देगी और उसके बाद फिर प्रोसीड करेगी। इसी तरह दूसरा तरीक़ेकार है वो है एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स के तहत या पीडा एक्ट के तहत रेगुलर इंक्वायरी का। जब रेगुलर इंक्वायरी का प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएगी तो उसका तरीक़ेकार ये होगा कि एम्प्लाई को पहले चार्जशीट इशू की जाएगी और चार्जशीट के साथ स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन दी जाएगी और उसको एक मौका दिया जाएगा कि आप बाकायदा अपना जवाब दें, और जब उसका जवाब आ जाएगा तो इंक्वायरी ऑफिसर जो मुकर्रर होगा वो इंक्वायरी उसकी स्टार्ट करेगा। अब इंक्वायरी में ये है कि कानून कहता है कि इंक्वायरी ऑफिसर उस शख्स के ख़िलाफ़ जो भी प्रोसिक्यूशन विटनेस लाएगी वो एम्प्लाई की प्रेजेंस में उनकी शहादत रिकॉर्ड होगी और एम्प्लाई को हक होगा कि वो उसे क्रॉस एग्ज़ामिन कर सके। उसके बाद जब इंक्वायरी मुकम्मल होगी तो इंक्वायरी में इस एम्प्लाई को ये भी राइट है कि ये अपना डिफेंस और डिफेंस विटनेसेस भी प्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद इंक्वायरी ऑफिसर तमाम फाइल को सामने रख के ये डिटरमिन करेगा कि आया एलिगेशन इसके ख़िलाफ़ प्रूव होते हैं या नहीं प्रूव होते, आया ये गिल्टी है या नॉन गिल्टी। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगा बिफोर द ऑथोराइज्ड ऑफिसर, और उसके बाद फिर उसको शो काज कॉपी ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट भी साथ मिलेगी। शो काज के कॉपी ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट को सामने रख के इस एम्प्लाई से कहा जाएगा कि तुम अपना जवाब दो क्योंकि इंक्वायरी में तुम गिल्टी करार दिए गए हो। अब इसके बाद ये एम्प्लाई जो है ये शो काज का जवाब देगा और शो काज के जवाब के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसका कंसिडर करेगी जवाब, तमाम फाइल को देख के जो भी इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना होगा, इसको कोई पेनल्टी दें या इसको एग्जोनरेट करें, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कर देगी। अब इसमें एक दो बातें हैं कि मिसाल के तौर पे एक एम्प्लाई के ख़िलाफ़ शॉर्टर प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है शो काज का। इसमें कानून ये कहता है कि चूँकि आपने रेगुलर इंक्वायरी को डिस्पेंस विद किया है तो आप एक ऑर्डर लिखें विद रीज़न्स, जिसमें ये लिखें कि ये तमाम वाक़यात ऐसे हैं कि इसमें रेगुलर इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं, लिहाजा रेगुलर इंक्वायरी को डिस्पेंस विद किया जा रहा है और इसमें शॉर्टर प्रोसीजर ऑफ शो काज एडॉप्ट किया जा रहा है। इसी तरह कानून इस बात की भी इजाज़त देता है कि अगर शॉर्टर प्रोसीजर एडॉप्ट किया जाए और एम्प्लाई ये समझे कि ये शॉर्टर प्रोसीजर की बजाय रेगुलर इंक्वायरी होनी चाहिए तो वो एम्प्लाई एक रिप्रेजेंटेशन भी फाइल कर सकता है और अपने जवाब में भी ये कह सकता है कि प्रैक्टिकली एलिगेशंस रिक्वायर करते हैं
कि मेरे ख़िलाफ़ रेगुलर इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फेयर ट्रायल का मौका मुझे फ़राहम करता है। लिहाजा शॉर्टर प्रोसीजर जो है ये गलत है, इसको आप डिस्पेंस विद करें, इसको छोड़ के आप मेरे ख़िलाफ़ रेगुलर इंक्वायरी करें। अब जिस वक्त अगर फ़र्ज़ कर लें कि एक शख्स है, उसके ख़िलाफ़ सिर्फ एलिगेशन ये है कि तुम एब्सेंट हुए हो। अब ये एब्सेंस ऐसी बात है कि जिसमें कोई बंदा ये अगर कहे कि जी मेरे ख़िलाफ़ तो इंक्वायरी होनी चाहिए, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कह सकती है कि भी एब्सेंस तो बिल्कुल सामने बात है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तुमने छुट्टी ली नहीं, छुट्टी एक्सेप्ट तुम्हारी सेंक्शन नहीं हुई और तुम एब्सेंट हो गए, लिहाजा इंक्वायरी की क्या ज़रूरत है, तुम इसका जवाब दो। अब अगर वो एम्प्लॉई अपने जवाब में ये लिखता है कि मैं बीमार था या जो रीज़न्स थी वो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मैं एब्सेंट होने पे मजबूर था, तो फिर उसके लिए वो डिमांड कर सकता है कि मेरे वो सर्कमस्टांसेस या वो मेडिकल एविडेंस जिसको मैं सहारा बना रहा हूँ उसके लिए रेगुलर इंक्वायरी की जाए। अब ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देखेगी कि ऐसे हालात में क्या रेगुलर इंक्वायरी होनी चाहिए या उसे शो काज ही दिया जाना चाहिए। अब जिस वक्त ये तमाम मैटर्स कंप्लीट हों तो फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या कर सकती है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नंबर 1 उसको एग्जोनरेट कर सकती है, नंबर 2 उसको सज़ा दे सकती है। अब ये कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या हैं? कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि अगर मिसकंडक्ट प्रूव हो गया तो सबसे पहले उसको सज़ा होगी, पेनल्टी इम्पोज होगी। पेनल्टीज़ में अब डिफरेंट पेनल्टीज़ हैं। सपोज़ एक शख्स है, उसके ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट 100% प्रूव होता है और मिसकंडक्ट है भी सीरियस, तो कानून कहता है कि इसको डिसमिस किया जा सकता है, इसको रिमूव किया जा सकता है। अब डिसमिसल और रिमूवल में क्या फ़र्क है? डिसमिसल और रिमूवल में ये फ़र्क है कि अगर तो किसी एम्प्लॉई को डिसमिस किया जाए तो वो डिसमिसल ऑर्डर के बाद कहीं गवर्नमेंट की जॉब करने का हकदार नहीं, उसे कोई राइट नहीं रहता कि वो गवर्नमेंट की कोई जॉब के लिए अप्लाई भी कर सके। लेकिन अगर उसे सज़ा रिमूवल की है तो कानून उसको इजाज़त देता है कि वो रिमूवल की सज़ा के बावजूद कि वो अप्लाई कर सकता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए और ये रिमूवल उसके रास्ते में आड़े नहीं आएगी, इंडिपेंडेंटली उसका केस कंसिडर होगा। तीसरी सज़ा इसमें कंपल्सरी रिटायरमेंट की है। कंपल्सरी रिटायरमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? अगर तो एक एम्प्लॉई की 10 साल की सर्विस है या 10 साल से ज़्यादा सर्विस है तो कंपल्सरी रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन मिलेगी और वो पेंशन का एंटाइटल होगा। लेकिन अगर उसकी सर्विस 10 साल से कम है तो फिर वो पेंशन का हकदार नहीं होगा, अलबत्ता और रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो उसको मिल सकते हैं। इसके अलावा चौथी सज़ा ये है रिडक्शन इन रैंक। मिसाल के तौर पे एक शख्स ग्रेड 17 में है और उसके ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट प्रूव हो चुका है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसे डिमोट कर सकती है 17 से 16 में। अब कानून ये कहता है कि अगर ऐसी सज़ा हो तो उसके लिए टाइम स्पेसिफाई करना चाहिए, ये नहीं कि वो फॉर एवर रिमूव्ड पोजीशन में रहे। अब उसके लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल इस तरह वो उसका टाइम फिक्स कर सकते हैं। जैसे पीडा में एक टाइम फिक्स कर दिया गया कि इस हद तक आप उसको ये सज़ा दे सकते हैं। इसके अलावा माइनर पेनल्टीज़ हैं, जैसे प्रमोशन को विद होल्ड कर दिया जाए, इसी तरह उसकी इंक्रीमेंट स्टॉप कर दी जाए, इसी तरह उसको सेंश्योर किया जा सकता है। इस किस्म की डिफरेंट पेनल्टीज़ हैं जो कि कॉन्सिक्वेंसेस हैं मिसकंडक्ट प्रूव होने के बाद। अब मिसकंडक्ट प्रूव हो गया, उसको ये सज़ाएं मिल गई
और अगर ये पेनल्टीज़ इम्पोज हो गई तो अब उसके पास कौन सी रेमेडीज़ हैं और उसको क्या एहतियात करनी चाहिए और किस तरह आगे चलना चाहिए, ये नेक्स्ट लेक्चर में फिर बताया जाएगा।